गुड मॉर्निंग एंड मृदुल प्रणाम सभी को। आज हम लोग एक नए रूब्रिक्स को लेकर के आ रहे हैं। और यह रूब्रिक्स हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मन से संबंधित है। और इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड कहते हैं। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग रूप से बताने का कोशिश किया है। मैं पर लेकिन इसको अलग अलग रूप से देखता हूँ। अब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मन की अमूर्त अवस्था, यानी कि एक साइलेंट स्टेज। इसका जो है सो अर्थ होता है मन का वर्तमान वास्तविकता से हटकर अंदरूनी विचार, कल्पनाओं या गहन चिंतन में डूब जाना। माने जो वर्तमान है उससे अलग होकर के, आपको अभी जो तुरंत तत्काल कोई जरूरत है उससे अलग होकर के आप कुछ दूसरे चीज पर विषय कर रहे हैं। जैसे अभी आपके घर में कोई परेशानी है, उसके जगह पर आप अपने कुछ अध्यात्म की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे जगह। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से कट जाता है, लेकिन किसी विशेष मानसिक भ्रम या विस्मृति के कारण नहीं, बल्कि दार्शनिक, भावनात्मक या विचारात्मक विषय में अत्यधिक डुबाव के कारण है। और सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, यह भ्रमित नहीं है लेकिन विचारों में खोया हुआ है ना। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत महत्व है, क्योंकि यह जनरली आप देखिएगा कि मेंटल डिप्रेशंस में, चिंता में और न्यूरोसिस में पाया जाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि गहन आत्म मंथन या आत्म विश्लेषण की प्रवृत्ति होती है, स्वयं को जानने की प्रवृत्ति होती है। खास करके रचनात्मक या कलात्मक प्रवृत्ति के लोग, जैसे कवि, लेखक, विचारक आदि लोगों में। बच्चों में भी यह पाया जाता है जिनका ध्यान वास्तविकता से हटकर कल्पना की दुनिया में अधिक होता है। जैसे मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल एडिक्टेड होते हैं, उनमें रोगियों में देखिएगा कि बच्चे धीरे धीरे उनके मन में एक काल्पनिक दुनिया बनती जाती है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारी में भी पाया जाता है। और हमें पेशेंट के समझने के लिए, हम लोगों को रोगी को देखने के लिए किसी आंतरिक या बाहरी दोनों जगह कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आप रोगी में जब देखने का प्रयास करेंगे तो रोगी के चेहरे के हाव भाव को देखिए, है ना। वो चेहरा जो है तो हमेशा स्थिर चेहरा नजर आएगा। कभी कभी बिना संदर्भ के हल्की मुस्कान, खाली खाली निगाहें, है ना। मुस्कान बहुत ही कम देखिएगा, आता है, चेहरा बहुत स्थिर रहता है। स्थिर बैठे रहते हैं, किसी वस्तु को पकड़े रहते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं करना। प्रतिक्रिया, बुलाने पर देरी या बिल्कुल ही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बातचीत की शैली, उत्तर में थोड़ा सा देरी होता है। गहरे या असंबंधित विचारों की बात करते हैं। मनोदशा इनका भावनात्मक रूप से अलग 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 थलग रहता है कि उदास या क्रोधित नहीं होता है। ये आप इनको उदासी नहीं देखेंगे, सैड नहीं देखेंगे, क्रोधित नहीं देखेंगे, लेकिन एक भावनात्मक जरूर देखेंगे। और समय पर, काम को समय पर करने के लिए होश नहीं रहता है। और लेकिन स्मृति संवाद में है। जब आप रोगी से बात करते होते हैं या पूछताछ करते हैं, तो उस समय भी रोगी बहुत सारी बातों को व्यक्त करता है जिसे आप पकड़ सकते हैं। मैं घंटों सोच में डूबा रहता हूँ, पता नहीं चलता है कि समय कब निकल जाएगा या निकल गया। लोग बात करते हैं लेकिन मैं कहीं और होता हूँ, अपने ही विचारों में। लगता है जीवन को बाहर से देख रहा हूँ, चारों ओर से सब कुछ चल रहा है, लेकिन मेरा मन अंदर कहीं न कहीं अटका हुआ है। सब कुछ ठीक है लेकिन मैं कहीं ना कहीं कुछ दुनिया में हूँ। मुझे अक्सर लगता है कि मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ, है ना। इसे आप डेल्यूजन भी कर सकते हैं या कुछ भ्रमित भी करते हैं। तो में देखिएगा, इस तरह के व्यक्ति में दूरदृष्टि बहुत ज्यादा दिखलाई पड़ता है, बड़े दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं। अब इस रूब्रिक्स को हम लोग बहुत ही नजदीक रूप से समझने का कोशिश करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड को एब्सेंट माइंडेडनेस, है ना। जैसे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड हो गया आंतरिक विचारों में डूबा रहना, लेकिन एब्सेंट माइंडेड में ध्यान भटका हुआ बाहरी कारणों से विचलित। ये आंतरिक कारणों में है या बाहरी कारणों में होता है। इसका कारण होता है एब्स्ट्रैक्शन का दार्शनिक, गहन आत्मचिंतन। लेकिन एब्सेंट माइंडेड का होगा कारण
मानसिक थकान या भूलने की प्रवृत्ति। इसका स्पष्टता, क्लैरिटी होता है। ये अंदर से तो बहुत ही एब्सेंट एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड, आंतरिक स्पष्टता बनी रहती है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड में मन का जो धुंध या विस्मृति या भूलने की प्रवृत्ति बन जाती है। फिर रोगी की चेतना जो होता है, उसका कॉन्शियसनेस, अक्सर अपने इस लक्षण का ज्ञान होता है, इनको जानकारी रहता है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड में रोगी को कुछ पता ही नहीं रहता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है ना। रोगी कहता है मैं खुद ही चला जाता हूँ, यहाँ एब्सेंट माइंडेड, अरे मैं तो भूल ही गया था क्या कर रहा था। ये बड़ा है। एब्स्ट्रक्शन व्यक्ति जानबूझकर या स्वाभाविक रूप से आंतरिक विचारों में गहराई में उतरता है, जबकि एब्सेंट माइंडेड का जो है तो अनजाने में भटक जाता है। अब आइए इसको हम लोग एब्जॉर्ब के साथ में भी तुलना करें। जैसे एब्स्ट्रैक्शन और एब्जॉर्ब माइंड, हम लोगों ने पिछले क्लास में एब्जॉर्ब माइंड को भी देखा था, और आज इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड के साथ में तुलना करेंगे। ध्यान का उद्देश्य रहता है, जहाँ पर तो हम लोगों ने जैसा देखा, अमूर्त विचारों में या कल्पना में खोया रहता है। एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर किसी खास विचार में होता है, किसी एक काम पर ही होता है, एक काल्पनिक नहीं होता है, किसी पर गहन विचार में डूबा रहता है। जो कि एब्सेंट माइंडेड में देखिएगा वह भटका हुआ होता है, बाहरी प्रतिक्रिया होती है। एब्स्ट्रैक्शन माइंड में सीमित होता है या धीमा होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन माइंड में सीमा तो रहता है, लेकिन ध्यान केंद्रित रहता है। कारण कारण जो होता है भावनात्मक, मानसिक, दार्शनिक हम लोग देख रहे थे, लेकिन एब्जॉर्ब माइंड का होता है कारण विशेष, कार्य विशेष, कोई विशेष काम पर, दृश्य, पुस्तक आदि में गहरा ध्यान। रोगी एब्स्ट्रैक्शन में कहता है मैं जीवन के अर्थ पर सोच रहा था, लेकिन एब्जॉर्ब माइंड कहता है मैं इस किताब में इतना खो गया कि समय का पता ही नहीं चला। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार ये तीनों रूब्रिक्स जो है तो, और इसको याद में रखना हम लोगों को बहुत ही जरूरी होता है। ये तीनों रूब्रिक्स आपको टेंट में, सिंथेसिस में, पाठक की पटरी में भी पाया जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि एब्स्ट्रैक्शन माइंड या मन की अमूर्त अवस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें रोगी की चेतना अपने अंदर ही मुड़ जाती है, पर वह बाहरी दुनिया से कट जाता है, परंतु भ्रमित नहीं होता है। इसे सही तरीके से पहचानने पर हम रोगी के मानसिक स्तर को समझ पाते हैं और उचित दवा का चुनाव कर सकते हैं। यह रूब्रिक गहराई पर देखने से भावनात्मक या रचनात्मक प्रवृत्तियों में के रोगियों में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं इसे आपको समझाने का कोशिश कर रहा था, और मुझे लगता है कि मैं बहुत डिटेल्स में इसको समझाया हूँ, और इस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आपको निश्चित रूप से इसे समझ में आएगा। अब आपको तीनों रूब्रिक्स आपके सामने में मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ, और इस तीनों रूब्रिक्स का अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस पर इसे अपने क्लिनिक में यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। तो आज का अभिभाषण मेरा यहीं पर समाप्त होता है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार बने रहिए, और हमारे इस बात पे हम लोग रूब्रिक्स की यात्रा में चलते रहेंगे। मैं सभी को मृदुल प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद, और इसके साथ में आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।